सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई जो भी यहाँ पे डीमन स्लेयर का फ़ैन है वो भाई मेरी ये 3 वीडियो जाके ज़रूर से देखे। फैक्ट वीडियो है, एक है अपने आर्क्स, अपकमिंग आर्क्स के बारे में, और कोकोशिबो की बैक स्टोरी। सो भाई मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो मैं लाऊंगा अपनी अपर मून 2 डोमा की बैक स्टोरी के बारे में। तो भाई पहले ये 3 वीडियो देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो यार भाई सब्सक्राइब करो यार भाई। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए भाई बहुत मेहनत कर रहा है कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो और तुमको भाई ये वीडियो में सब कुछ समझ आ जाए। तो भाई चलो अब वीडियो हमारी चालू करते हैं, जो कि होने वाली हेल्थ पैराडाइज की एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमको बताते हैं कि भाई यहाँ पे शागिरी के फादर शागिरी को सपने में दिखते हैं और वो डर के मारे उठ जाती है। तो उसके सामने रहता है गेंजी दोनों, और फिर शागिरी उससे पूछती है कि मैं कहाँ है, मुझे क्या हुआ। तो गेंजी दोनों बताता है कि हम लोग एक ऐसी जगह में, यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर और कुछ भी नहीं है, और तुम्हें एक बटरफ्लाई ने काट लिया था जिसकी वजह से तुम पॉइजन हो गई और तुम बेहोश हो गई। उसके बाद शागिरी उस केव से बाहर आती है और वहाँ पे देखती है कि भाई काबिमारू यूजुरिया और यूजुरिया के एग्जीक्यूशनर रहता है। तो शागिरी पूछती है तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे काबिमारू बोलता है मैं डिनर बना रहा हूँ, और उसका एग्जीक्यूशनर बोलता है कि मैं कपड़े सील रहा हूँ, और यहाँ पे यूजुरिया आराम कर रही रहती है। सेंटा बोलता है कि चलो शागिरी उठ गई है तो हम इसको इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो हमको मिली है, और हम खाना भी खाते हैं। तो भाई एक्साइटमेंट में पीछे से यूजुरिया आती है कि हाँ चलो खाना खाते हैं। उसके बाद काबिमारू अपना प्लेट दिखाता है, ये है। तो उसके बाद भाई जो यूजुरिया बोलती है कि ये कोई किसी तरह का खाना है। तो फिर काबिमारू बोलता है कि भाई मुझे जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मिले मैंने उसी से ये चीज़ बनाई है और ये अच्छी है, मत घबराओ। और फिर काबिमारू बोलता है जब मैं स्काउट कर रहा था तो भाई मुझे ये एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी कुछ भी चीज़ नहीं मिली। तो यूजुरिया उससे बोलती है क्या तुमको इस ड्राइंग के बेस पे पता है कि कुछ भी ये चीज़ होती है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो काबिमारू उसको साफ मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं पता, और ये पहली बार इस जॉब के बाद मुझे पहली बार पता चला है कि ये कोई चीज़ होती है, और मैं सिर्फ ड्राइंग के बेस पे इसे ढूंढने गया था। फिर काबिमारू बताता है कि यहाँ की जितनी भी स्पीसीज इस लैंड पे वो सारी मिक्सड है और यहाँ पे अधिकतर से पेड़ पौधे ही मिले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे स्ट्रेंज लगी वो ये थी कि भाई यहाँ पे जो इंसानों जैसे जो पेड़ थे वो अधिकतर भाई समुराई थे। तो इससे तुम पता लगा सकते हो कि जो समुराई जो गायब हुए थे उनका क्या हुआ। उसके बाद सेंटा बोलता है कि भाई यही नहीं, यहाँ पे देखो ये स्टैचूज हैं जो बुद्धा की तरह हैं, क्या ये यहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये बने, या इन्हें किसी मैन मेड ने बनाया, मतलब कि क्या यहाँ पे कोई रहता था या यहाँ पे अभी भी कोई रहता है। फिर शागिरी बताती कि यहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं उनका भाई इकोलॉजी और जो बिहेवियर है बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि जब मैंने उन्हें काटा तो उनमें भाई फ्लैश और हड्डियाँ तो थी, पर वहाँ पे मैंने उनका कोई भी ऑर्गन नहीं देखा। और बोलती है कि यहाँ के जो क्रिएचर है उनका अपीयरेंस भी बहुत ही अलग है, ऐसा लगता है जैसे भाई किसी इंसेक्ट का जो सिर है वो ह्यूमन के सिर पे लगा हुआ है। फिर काबिमारू भाई बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन देता है और बोलता है कि भाई ये सब पॉइंट कर रहा है इमॉर्टिलिटी की तरफ की क्रिएचर भाई बिना ऑर्गन के जीना है, इसका मतलब भाई ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पॉसिबल है यहाँ एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना, और हम वो ढूंढेंगे और भाई यहाँ से फ्री हो जाएंगे। फिर सेंटा बोलता है कि काबिमारू सही बोल रहा है, पहले हम इन क्रिएचर की इकोलॉजी समझते हैं कि ये कहाँ और कैसे रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि भाई शागिरी और गेंजी है वो बात कर रहे रहते हैं। तो गेंजी शागिरी से बोलता है कि तुमको तो भाई शागिरी ये सब काम छोड़ के तुम चाहो तो घर चले जाओ, क्योंकि तुम पहली डॉटर हो यामादा क्लैन की और तुम्हारी ड्यूटी है कि जो भी नेक्स्ट हेड बनेगा तुम उससे शादी करो, और तुम इस लैंड के कैपेबल नहीं हो कि तुम यहाँ फाइट कर पाओ। तो शागिरी बोलती है नहीं, ये एज एग्जीक्यूशनर ये मेरी ड्यूटी और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो फिर गेंजी है वो शागिरी से वापस से बोलता है कि तुम ही बताओ भला कि तुम यहाँ काबिमारू को मार सकती हो, और तो और तुमने अपनी स्वॉर्ड खो दी है, जो कि एक यामादा क्लैन की दिल होता है और उसे कोई नहीं खोना चाहता। लेकिन एक बात नॉर्मल है कि भाई बैटल फील्ड है, यहाँ पे ये सब होता रहता है, लेकिन एक स्वॉर्ड स्किल और एक बैटल के स्किल में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बोलता है शागिरी से कि तुम्हारे एज ए एग्जीक्यूशनर तुम्हारे स्वॉर्ड टेस्टर तुम अच्छी हो, लेकिन तुम बैटल फील्ड में बिल्कुल नहीं हो। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम यहाँ से मर जाओगे जिस तरह की तुम्हारी हालत है। फिर वहीं पे सेंटा आता है और बोलता है कि भाई ये इतना आसान हो सकता है क्या यहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि मोस्ट समुराई जो यहाँ आए हैं इस लैंड पे वो कभी वापस जा ही नहीं पाए। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में दिखाया जाता है कि एक एग्जीक्यूशनर और एक क्रिमिनल भाई बोट से उस लैंड से भागने की कोशिश कर रहे रहते हैं। तो क्रिमिनल उसके एग्जीक्यूशनर से बोलता है कि भाई मैं अगर बिना एलिक्सर ऑफ लाइफ के भी जाऊँगा तो मुझे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एग्जीक्यूशनर बोलता है कि नहीं, मैं शोनू गेट से तुम्हारे लिए बात करूँगा, क्योंकि सारे क्रिमिनल्स में भाई तुम डिजर्व करते हो जीना। फिर उन दोनों को पीछे एक भाई बड़ी सी शिप देखती है और वो सोचते शोनू गेट के, लेकिन नहीं भाई, वहाँ पे बहुत सारी शिप्स टूटी हुई रहती है जो उस लैंड से जिन्होंने भागने की कोशिश करी है, और वहाँ पे क्रिएचर रहते हैं भाई बड़े बड़े मॉन्स्टर जिनने उन सारी शिप्स को तोड़ फोड़ कर दिया है। फिर भाई वो मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक करना चालू कर देते हैं और वो दोनों भाई उनको काटते पीटते भागने लगते हैं कि हमें जल्दी से दूसरी शिप ढूंढनी पड़ेगी। फिर नूरू भाई जो हमारा क्रिमिनल रहता है उसको उसका पास्ट याद आता है, जहाँ पे उसके दादाजी दिखाई जाते हैं जो उससे बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मर गए तो हमारी
आखिरी ब्लड लाइन भी है वो भी मर जाएगी, इसे बचाए रखो। उसे फिर उसका वापस से पास दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो किसी लोगों को कोई लोग उसके विलेज में आते हैं और वो उनसे बोलता है कि अगर तुम लोग लॉस्ट हो चुके हैं तो तुम हमारे यहाँ पे रुक सकते हो हमारे गाँव में। तो वो लोग उसके गाँव में रुकने आते, लेकिन वो भाई जिन लोगों से बोलता है वो और कोई नहीं, वो बल्कि भाई एग्जीक्यूशनर रहते और वो उसके पूरे गाँव वालों को मार देते जो उसकी ब्लड लाइन वाले रहते हैं, और वो उसे कैद कर लेते और बोलते कि हम इसे भी एग्जीक्यूट कर देंगे। और वो फिर सोचता है कि आप सब मेरी वजह से मारे गए हो, सॉरी ग्रैंडपा। फिर उसे उसका एग्जीक्यूशनर दिखाते जो उसके पास आता है और उसके पार्डन लेटर की मदद से उसको बचाना चाहता है। फिर जैसे ही हम भाई करंट सीन में आते हैं, यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो किशो दोनों रहता है भाई वो फ्लावर बन चुका है, भाई उस पर अटैक हो चुका है और वो फ्लावर में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद जो मॉन्स्टर रहते हैं भाई वो किशो दोनों को भाई 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। उसके बाद क्रिमिनल बोलता है कि मेरे बारे में भूल जाओ, तुमको भागना है तो तुम यहाँ से अकेले भाग जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, ये मेरे लिए एक पनिशमेंट है, मेरे वजह से मेरे ग्रैंडपा और मेरे विलेज वाले मर चुके थे। तो भाई वो एग्जीक्यूशनर सारे क्रिएचर से भाई लड़ता रहता, अकेला ही काटता पीटता रहता, और वो बोलता है कि मुझे ये जानना है कि तुम क्या मरना चाहते हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो उस क्रिमिनल को उसके ग्रैंडपा की एक झलक दिखाई जाती है और बोलता है कि नहीं मुझे नहीं बनना, मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। फिर भाई एग्जीक्यूशनर उस क्रिमिनल को एक तलवार पकड़ाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें कुछ भी करके सर्वाइव करना ही है। और वहाँ पे एक देखो बोट है, वो उस बोट को लेते हैं और भाई वापस से वो बीच के किनारे मतलब उस लैंड के किनारे पे पहुँच जाते हैं। फिर पहुंचने के बाद वो लोग बोलते हैं कि भाई यार जब तक कि हमको सही करंट नहीं मिलेगा वाटर फ्लो का, तब तक यहाँ से भाई हम एलिक्सर के बिना भी इस लैंड से नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशनर और क्रिमिनल दोनों नहा रहे रहते, तभी एग्जीक्यूशनर उस क्रिमिनल की तरफ देख के बोलता है कि भाई तुम्हारा जो फिगर है वो थोड़ा लड़की का टाइप का। वो उसी टाइम भाई जो क्रिमिनल रहता है उसकी तरफ पलटता और मैं लड़की ही हूँ, और भाई वो भाई बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है एग्जीक्यूशनर की तरफ। वो अपनी आंख बंद करके बोलता है कि तुम प्लीज़ पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद वो जो एग्जीक्यूशनर बोलता है कि हम पहले इस सर्कल का, इस पूरे आइलैंड का एक सर्कल मारेंगे और पहले फ्लो देखेंगे कि भाई बाहर जाने का रास्ता किधर है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको वापस से गेंजी बताता जो कह रहा रहता है शागिरी से कि शाम हो तो तुम घर चले जाना, और ये कहते कहते वो चले जाता है। फिर पीछे से सेंता आता है और बोलता है कि देखो मैं 50% एग्री हूँ गेंजी के साथ कि तुम्हें यहाँ से चले आना चाहिए, लेकिन 50% मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको, क्योंकि अगर गावी मारू जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल अगर उससे रोकना पड़ा तो तुम्हारी ज़रूरत लगेगी। फिर सेंता बोलता है कि गावी मारू यहाँ आने से पहले और यहाँ आने के बाद काफ़ी डिफरेंट पर्सन लगा मुझे। और फिर शागिर से पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि गावी मारू जो चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है। उसके बाद फिर वापस से सेंता बोलता है खैर छोड़ो, मेरे को बस अच्छा लगेगा और तुम यहाँ रुकोगी तो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं कि जो शागिरी और पीछे से आ रही रहती गावी मारू बैठा रहता है और गावी मारू उससे बोलता है क्या तुम मुझे रात भर ऐसे घूरती रहोगी और मैं अपना सिर्फ टर्न नहीं पा रहा हूँ, जब तक बाकी लोग सो रहे हैं मैं यहाँ पे पहरा देना। तो शागिरी आके वहाँ पे बैठ जाती है और गावी मारू उससे पूछता है तुम बताओ तुम कैसा भी फील कर रही हो। तो एकदम शागिरी शौक होती है कि भाई गावी मारू ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। उसके बाद गावी मारू बोलता है कि भाई ऐसे शौक मत हो, तुम्हारा जो पॉइजन इंसेक्ट का पॉइजन बहुत ज़्यादा जल्दी तुम पे असर कर गया था क्योंकि मेरी वजह से जो तुमको घाव लगा था उसकी वजह से। फिर गावी मारू शागिरी की तरफ पलटता और बोलता है कि तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हुआ हूँ और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना खतरनाक होगा, लेकिन अगर इबाकुगुरे विलेज वाले यहाँ पे आते हैं तो मुझे भी काउंटर अटैक के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और गावी मारू बोलता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है कि भाई मैं अपनी वाइफ के साथ रहूँगा और मेरे रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी मैं उनसे भागूंगा नहीं। फिर गावी मारू शागिरी से बोलता है कि तुम स्ट्रांग हो और मैं इस बारे में गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा से ही सही था। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी फिजिकल टेक्निक अच्छी है या तुम्हारे नेचर से इम्प्रेस्ड हुआ हूँ या जो भी है, बस मुझे इतना पता है कि तुम स्ट्रांग हो। और फिर गावी मारू शागिरी से बोलता है कि हमारे विलेज में ऐसा कहा जाता था कि तुम्हें कभी नहीं पता रहता कि तुम कितना स्ट्रांग हो जब तक कि तुमने खुद से एक्सपीरियंस नहीं करा हो खुद के लिए। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो गेंजी दोनों है वो शागिरी से बोलता है कि तुम तैयार हो जाने के लिए, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ शिप के पास। उसके बाद शागिरी बोलती है कि नहीं मैं नहीं जा रही। और फिर गेंजी उससे बोलता है कि तुम्हें वापस सेफली चले जाना चाहिए और तुम्हें एक बेटा संभालना चाहिए यामाडा क्लैन के फ्यूचर के लिए। उसके बाद शागिरी बोलती है कि मैं शुरू से ही तो ये सब सुनते आई हूँ कि तुम लड़की हो, तुम ये क्या कर रही हो। और तो और यही नहीं, मेरे फादर भी मेरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट से देखा करते थे और बोलते थे कि एक लड़की कभी भी एक समुराई क्लैन या एक यामाडा क्लैन पे टेक ओवर नहीं कर सकती। और फिर शागिरी गेंजी से बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं एक सीनियर की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही और प्लीज़ मुझे खुद को डिसाइड करने दीजिए कि मैं अपनी लाइफ किस तरह से जीऊँ। फिर गेंजी शागिरी से बोलता है कि आइलैंड एक बैटलफील्ड की तरह और यहाँ पे लड़कियों और बच्चों के लिए कोई जगह नहीं, और उसके ऊपर वो अटैक करता है। लेकिन तभी शागिरी उसके हाथ में से उसकी तलवार एक पल में गायब कर देती है और गेंजी शॉक हो जाता है कि तलवार कहाँ गई। उसके बाद शागिरी बोलती है
कि तुमने मुझे लास्ट नाइट बताया था कि बैटलफील्ड में तुम्हारे जो स्वॉर्ड और तुम्हारे वेपन्स रहते हैं वो तुम्हारे हाथ से जा सकते हैं। फिर गेंजी शागिरी से अपनी स्वॉर्ड वापस लेता है, लेकिन तब भी हमको दिखाते कि भाई गेंजी के पीछे खड़ा रहता है रोकुरोटा, जिसने अपने ही एग्जीक्यूशनर को मार के उसका सर खा लिया और वो गेंजी पे भाई अटैक करता है और गेंजी की भाई आधा स्टमक आधा पेट भाई उसका कट जाता है और वो अलग गिर जाता है। और इसके साथ यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म कर देते हैं भाई। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ये वाला और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर और सब दूर फैला दो। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अपर मून 2, हमारे डीमन स्लेयर का अपर मून 2 जो है डोमा, उसकी मैं वीडियो उसकी बैक स्टोरी के बारे में मैं लाने वाला हूँ कि भाई उसकी बैक स्टोरी कैसे क्या थी और कैसे वो डीमन बना। तो अगर आपको वो देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे फटाफट सबसे पहले आप उसे देख लें। चलो गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।